इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। देवांश ने अपनी 2 उंगलियों से अनेसा की चीन पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया। फिर उसने लो अट्रैक्टिव वॉइस में झुककर अनेसा से पूछा, जान तुमने पी रखी है? नहीं, मैंने पी नहीं है, पिला दी गई है। जो भी है सही है, मजा आ रही है। अनेसा अपनी पतली आवाज में फुसफुसाकर बोली। अनेसा अब भी नशे में थी। उसने अपनी पतली डेलिकेट उंगली उठाकर देवांश का मास्क छुआ और वो एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी किसी बच्चे की तरह क्यूटनेस और मासूमियत से देवांश के शर्ट में अपना चेहरा रब करते हुए हंस रही थी। हंसते वक्त अनेसा किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा से भी ज़्यादा अडोरेबल दिखती थी। उसके दोनों गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स उसकी हंसी और सुंदर चेहरे को एक अट्रैक्शन और चार्मिंग लुक देती थी। देवांश अनेसा के कमर पे अपनी सख्त हाथों की पकड़ मजबूत कर उसे खामोशी के साथ अपनी डीप इंटेंस नज़रों से उसे हंसते हुए देखता रहा। वहाँ मौजूद सभी लोग ये नज़ारा देख नंब हो गए थे। हालांकि उन्हें देवांश और अनेसा की बातें धीमी आवाज़ होने के कारण सुनाई नहीं दे रही थी, पर देवांश और अनेसा का हर एक मूव उन्हें झटका पे झटका दे रहा था। उन सबको पता था देवांश के करीब जाने और उससे सेड्यूस करने वाली लड़कियों का कितना भयानक हर्ष होता था। देवांश कपूर अपने परिवार सहित पूरी दुनिया की नज़रों में एक दरिंदा था। जितनी दुनिया में देवांश कपूर की हैवानियत की चर्चे थी, उतना ही ज़्यादा देवांश कपूर बदनामी में भी था। चारों तरफ उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। देवांश उन लड़कियों की जिंदगी लिविंग हेल बना देता था जो उसके करीब जाने की या उसे छूने की कोशिश करती। पर अभी देवांश में आया बदलाव और उसका अनेसा की डेलिकेट कमर पर कसा हुआ हाथ देख पूरी कपूर और सिंघानिया फिल्मी दंग रह थी। वहीं देवांश की दादी माँ की आंखें इस वक्त गुस्सा से झलक रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी पर अपने बुढ़ी कमजोर हाथों की पकड़ कसते हुए देवांश के बॉडीगार्ड्स की ओर तीखी और गुस्से भरी नज़रों से देखा। देवांश के बॉडीगार्ड हेड सुमित ने दादी माँ की नज़रों में अपने लिए गुस्सा भांपा और वो उनकी ओर देखते हुए तिरस्कार से तिरछा मुस्कुराने लगा। देवांश के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने अनेसा को अंदर आने से नहीं रोका था और न ही उन्होंने कपूर या सिंघानिया फैमिली के गार्ड्स को अनेसा को रोकने दिया था, जिसका इनडायरेक्टली मतलब दादी माँ बखूबी समझ रही थी। वो समझ चुकी थी कि उनके पोते और इस लड़की के बीच कुछ तो है और इसे समझते हुए उन्हें अनेसा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर उन्होंने अपना गुस्सा अपने अंदर ही समेट लिया। देवांश की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर अब भी रोबिली और सख्त भाव बरकरार थे। उधर अनेसा ने देवांश के चेस्ट से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाला। उसने दोबारा से देवांश का मास्क टच करते हुए नशीली आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा यह मास्क बिल्कुल मेरे एक्स हस्बैंड के जैसा है। वो भी हमेशा ऐसा ही मास्क लगाया करता था। यहाँ तक कि हमारे बेडरूम में भी वो मास्क लगाए रहता था। शादी के 2 साल भी उसने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। अनेसा की बात सुनकर देवांश मास्क के अंदर मुस्कुराया। उसने अनेसा के कान में गहरी सांस छोड़ते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, मेरा मास्क ही नहीं जान, मैं खुद तुम्हारा एक्स फ्यूचर और एक लौता हस्बैंड हूँ। अनेसा की आंखें देवांश की बात सुनते ही सिकुड़कर छोटी हो गई। अनेसा अपना सर पीछे करके तीखी नज़रों से देवांश को घूरने लगी। वो इस वक्त किसी क्यूट कैट की तरह लग रही थी। देवांश ने उसे कुछ पल ऐसे देखा, फिर उसने अचानक से ही झुककर अनेसा के होठों के कॉर्नर पर हल्की किस कर दी। हालांकि ये कोई किस नहीं थी, यह बस एक स्किन टू टच था, मगर अनेसा इससे चौंक गई। उसने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए झट से अपने मुंह को अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से कवर कर लिया। वो बिल्ली की तरह गुर्राते हुए देवांश से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मेरे एक्स हस्बैंड ने कहा था मैं किसी दूसरे लड़के के करीब नहीं जा सकती। तुमने मुझे किस क्यों किया? उसे अगर इस बारे में पता चल गया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। वो बहुत गुस्सैल है, उसे मनाना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं क्या करूँगी, उसे कैसे मनाऊँगी? अनेसा की बातें सुनकर देवांश के होठों पर गहरी स्माइल आ गई। उसने अनेसा से नज़रें हटाकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की ओर देखा, बेहद ही ठंडी और चेतावनी भरी निगाहें डाली।
सब लोगों ने उसके आंखों का इशारा समझते ही अपनी नजरें झुका ली। अब उन लोगों के देवांश या अनेसा की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देवांश ने कुछ पल अपनी दादी माँ की ओर इमोशनलेस नज़रों से देखा। दादी माँ से नज़रें हटाने के क्रम में देवांश की नज़र वैभव सिंघानिया पर गई। वैभव सिंघानिया हीना का बड़ा भाई था। देवांश ने वैभव के नज़रों का पीछा किया तो उसकी समुद्र सी गहरी आंखें एक्सट्रीम कोल्डनेस और गुस्से से भर गई। वैभव की तिरछी नज़र न जाने कब से अनेसा के कमर पर टिकी हुई थी। क्रॉप टॉप होने के कारण अनेसा की पतली गोरी कमर थोड़ी बहुत विजिबल हो रही थी। देवांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी परफेक्ट एडम्स एप्पल पर हल्का हाथ फेरा। गुस्से के कारण उसके गर्दन की नसें किसी भेड़िए की तरह उभर आई थी। उसने अनेसा की ओर देखा जो अब नींद के कारण झपकी ले रही थी। देवांश ने उसे बड़े आराम से खड़े होकर अपनी चेयर पर बैठा दिया, पर इस बीच अनेसा की आँख हल्की खुल गई। देवांश उसका सर सहलाते हुए कहा, जान सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोल देवांश ने अपने पॉकेट के ईयरबड्स निकाला और अनेसा के कान में ईयरबड्स लगाने के बाद उसने अपने फ़ोन में गोजलीना सॉन्ग प्ले कर दिया जो कि अनेसा का फेवरेट था। अनेसा ने अपना फेवरेट गाना सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देवांश का मास्क और उसके आर्म्स अनेसा को एक डिफरेंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही थी, जिस कारण वो नशे में भी देवांश की बातें मानती चली गई। देवांश उसे अपने ब्लेजर से कवर कर दिया। उसके सो जाने के बाद देवांश चलकर वैभव के पास गया। सबको उसके उठने के बाद किसी अनहोनी की आशंका तो जरूर सताने लगी थी, मगर किसी ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की थी। देवांश वैभव के कान में झुककर बेहद ही ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारी आंखें खराब हैं। नहीं, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं, वैभव अपना सलाइवा गटकते हुए बोला। देवांश की डरावनी आवाज सुनकर और उसकी प्रेजेंस अपने पीछे महसूस कर वैभव का पूरा शरीर डर के कारण स्टिफ हो गया था। उसके अंदर के खौफ और डर को और ज्यादा बढ़ाते हुए देवांश हंसा। उसकी हंसी बड़ी डरावनी और अजीब थी। वैभव उसकी हंसी और आगमन का कारण समझ पाता उससे पहले ही देवांश ने बेरहमी से उसका बाल पकड़ा। कोई कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही देवांश ने डाइनिंग टेबल से 2 फॉर्क उठाकर बड़ी स्मूथ और बेरहम मूव के साथ उन दोनों फोर्क्स को वैभव के दोनों आंखों में हल्ला दिया। वैभव की दर्दनाक चीख पूरे होटल में गूंजने लगी। उसके दोनों आंखों से खून की तेज धारा गड़गड़ा कर निकलने लगी। उधर पूरा क्लब छान मारने के बाद अनेसा के चारों दोस्त उसे ढूंढने के लिए क्लब से बाहर आ गए थे। अंकित ने रोड साइड सिगरेट पी रहे एक आदमी से पूछा, हेलो सर, क्या आपने किसी लड़की को क्लब से बाहर आते देखा है? ब्लैक जीन्स में, रॉन टॉप और वाइट स्नीकर में। अंकित की बात सुनकर उस इंसान ने अपना चेहरा उठाकर गुस्से भरी नजरों से अंकित को घूरा। उस इंसान के गाल पर मौजूद थप्पड़ का लाल निशान देख अंकित 2 कदम पीछे हट गया। उस इंसान के दोनों गालों पर मौजूद थप्पड़ के निशान भले ही किसी छोटे हाथ के थे, मगर वह निशान बहुत गहरे और दर्दनाक थे। अंकित उस थप्पड़ के और इस इंसान के गुस्से से लाल आंखों को देखकर समझ चुका था कि वह निशान और गुस्सा किसकी करतूत है। उसने अपनी चिन रब करते हुए मन में सोचा, हे भगवान, अब इस वेडनेसडे को कौन संभालेगा? रोनित के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर एनी को कुछ हुआ तो बॉस मेरी जान ले लेंगे। अंकित अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर तब आया जब उस इंसान की गुस्से भरी आवाज़ उसके कान में पड़ी। क्या तुम उस सन की लड़की को ढूंढ रहे हो जिसका नाम वेडनेसडे है? हाँ वही, अंकित थोड़ा झिझकते हुए बोला। तो उस इंसान के ने होटल रिंग स्टार की ओर इशारा करते हुए दांत पीसकर कहा, वो सरफिरी लड़की उस होटल में गई है। जाकर उसे जल्दी संभालो, वरना हर इंसान मेरी तरह सहनशील और अच्छा नहीं होता। इतना कहकर वह इंसान सिगरेट के लंबे कस भरते हुए एरोगेंट वाल्क के साथ कुछ वक्त तक उस इंसान को जाते हुए देखता ही रहा। वह इंसान उसे कुछ जाना पहचाना लगा था। उस इंसान के कार के वहां से चले जाने के बाद अंकित ने ठंडी आहें भरते हुए खुद से कहा, कितना भला आदमी था बेचारा, तूने उससे भी नहीं छोड़ा एनी। बेचारे के दोनों गाल सुझा के दिए तूने। अपने तीनों दोस्तों की ओर देखने के बाद अंकित उन्हें अनेसा के बारे में बताने को हुआ कि तभी उसकी नज़र होटल रिंग स्टार के बाहर खड़े देवांश के बॉडीगार्ड हेड सुमित पर गई। सुमित को देख अंकित की भवें कंफ्यूज में सिकुड़ गई। तभी सुमित ने इसे इशारे से कहा,
बॉस जल्दी ही तुम्हारी जान लेने वाले हैं। मरने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लो। सुमित का इशारा समझते ही अंकित ने के शरीर में डर की तेज लहर दौड़ गई। उसका पूरा माथा एकदम से नम पर पड़ गया था। उधर देवांश के वैभव ने दोनों आंखों में फर्क फोंकते ही वैभव दर्द से तड़पते हुए और छटपटाते हुए चीखने लगा और थोड़ी देर में ही वह बेहोश भी हो गया। जिस डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर पहले कपूर और सिंघानिया फैमिली दावत खाने के इरादे से बैठी थी, अब वहां देवांश ने खून की होली खेल दी है। पूरे डाइनिंग टेबल पर अब खून के छींटे फैल गए थे। देवांश के इस क्रूअल और अनएक्सपेक्टेड मूव के बाद सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। देवांश को कुछ बोलने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी, वैभव के मॉम डैड की भी नहीं, मगर डर के मारे उन सभी के पैर हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। वैभव की मॉम अपने बेटे के दोनों आंखों में हले फॉर्क को और उसकी आंखों से गड़गड़ा निकल रहे खून की धारा को देख बिलख कर रोने लगी। वहीं देवांश उन सभी को इग्नोर करते हुए टिश्यू पेपर से अपने हाथ और शर्ट पर पड़े खून के छींटे साफ करने लगा। उसके चेहरे पर अब भी डार्क और एक्सट्रीमली कोल्ड एक्सप्रेशन बरकरार थे। खुद को क्लीन कर देवांश अनेसा की ओर बढ़ गया। उसने अनेसा को सावधानी के साथ होले से अपनी बाहों में उठाया ताकि उसकी नींद ना खुले। एक बार फिर से वहां मौजूद लोगों पर अपनी खूंखार नजरें डालने के बाद देवांश लिफ्ट की ओर बढ़ गया। यह होटल देवांश का था, देवांश की पर्सनल प्रॉपर्टी। देवांश को जाता देख उसकी दादी माँ ने उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए सख्त लहजे में पूछा, देव कौन है ये लड़की और क्या आप इस सगाई के लिए राजी हैं? अपनी दादी माँ की बात सुनकर देवांश कदम रुक गए। उसने पलट कर दादी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में इस वक्त तंज भरे भाव थे। सो रही अनेसा की ओर एक नज़र देखने के बाद देवांश कोल्ड वॉइस में दादी माँ से बोला, सी इज माई वाइफ। देवांश की बात सुनकर पूरी कपूर और सिंघानिया फैमिली शॉक हो गई। तभी देवांश ने मास्क के अंदर अपने होठों को टेढ़ा करते हुए हिना की ओर देखा, कहा, अगर मेरी वाइफ जान से मिल लेने के बाद भी मिस सिंघानिया मुझसे एंगेजमेंट करना चाहती हैं तो मुझे इस एंगेजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस एंगेजमेंट के लिए तैयार हूँ। देवांश की बात पर कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही हिना आगे आकर कॉन्फिडेंस वॉइस में बोली, मैं अब भी यह एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। हिना का डिसीजन सुन सब लोगों को झटका सा लग गया। उन लोगों ने अविश्वास भरे चेहरे के साथ हिना की ओर देखा जो अब भी बड़ी काल्म और कंपोज्ड नजर आ रही थी। देवांश के हल्के मुड़े होठ हिना की बात सुनकर क्रॉक्ड और मिस्टीरियस वे में पूरे मुड़ गए। वो कोल्ड वॉइस में अपना आखिरी फरमान सुनाते हुए बोला, पुरोहित जी से बात करके जितनी जल्दी हो सके एंगेजमेंट की डेट निकालिए दादी माँ। अब वहाँ की सिचुएशन और बातों पर ध्यान देते हुए दादी माँ सहित पूरी कपूर और सिंघानिया फिल्म सदमे में जा चुकी थी। देवांश उन सबको नज़रअंदाज करते हुए एलिवेटर में चला गया। एलिवेटर का डोर बंद होने के बाद देवांश के छोटे भाई दीपक ने सिक्रेटिस्ट स्माइल के साथ हिना से कहा, तुम मुझे एक सक्सेसफुल और समझदार लड़की लगती थी हिना, पर तुम तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कम अक्ल लड़की निकली। तुम न केवल एक शादीशुदा इंसान से सगाई करने को मरे जा रही हो, बल्कि तुम उस दरिंदे से सगाई करने के लिए उतावली हो रही हो जिसने अपने ही बाप को जिंदा जलाकर मार दिया और अपने ही भाई को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। दीपक की बात सुनकर दादी माँ उससे गुस्से भरी नज़रों से घूरते हुए सख्त लहजे में बोली। दीपक तिरस्कार भरे लहजे में बोला, आप कब तक मेरी जुबान पर काबू रख पाएंगी दादी माँ? जो सच है वो एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाएगा।